ओके। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 10 का चैप्टर 2, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। हमको इसमें ये देखना है कि क्या होता है एसिड, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। एसिड हम क्या किसको बोलते हैं, एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉल्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, और ये आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, और ये रिएक्ट करके कौन से कंपाउंड बनाते हैं जो हमारे क्या काम के हैं, जो डेली लाइफ में हमें क्या यूज में आते हैं। मेरे पास इसका एक समराइज्ड पीडीएफ भी है जो आपको मैं बाद में प्रोवाइड करा दूंगा इस नोट्स। मुझे लगता है कि अभी हमको सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए कि क्या क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एसिड क्या होता है। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में एकदम सोर होता है, खट्टे। ठीक है, जैसे कि आपका लेमन हो गया, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है ना, ऑरेंजेस हो गई, तो इन सब के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है, जो खट्टा रहता है वो एसिड रहता है। ठीक है। और जो थोड़ा सा बिटर, जो थोड़ा सा कड़वा टाइप का टेस्ट रहता है वो आपका बेस का टेस्ट रहता है। बेस का कौन सा होता है, जैसे कि आपका बेकिंग सोडा हो गया, है ना, ये सब आपके बेस रहते हैं। तो अब क्या डिफरेंस है, ये तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी ऑर्डर या उसकी टेस्ट की प्रॉपर्टीज हमने बताया कि किसको हम बोलते हैं एसिड और किसको हम बोलते हैं बेस। मगर अब हम देखिए कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है एसिड और बेस की। कौन सा कंपाउंड है जिसको हम बोलेंगे कि वो एसिड है, कौन सा कंपाउंड है जिसको हम बोलेंगे साइंटिफिकली कि वो बेस है। तो जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। तो हर वो कंपाउंड जो H प्लस सिक्रेट करता है, ब्रेक टूटने के बाद में जो H प्लस निकालता है वो होता है एसिड, और जो OH माइनस निकालता है वो होता है आपका बेस। तो एसिड और बेस के लिए जो केमिकल फॉर्मूला, जो साइंटिफिक उसका जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसा है कि अगर वो कोई कंपाउंड है जो पानी में घुलने के बाद में H प्लस निकाल दे रहा है तो हम उसको एसिड बोलेंगे, और वो पानी में घुलने के बाद में OH निकाल दे रहा है तो हम उसको बेस बोलेंगे। अच्छा, ये कैसे होता है, ये ऐसा होता है जैसे आपका हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड आपने नाम सुना है, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो कैसे बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड वो एसिड ही है, क्योंकि उसका फॉर्मूला तो होता है H2SO4। H2SO4 नाम का एक कंपाउंड है हमारे पास में। हमको पता नहीं कि अब ये बताओ कि कौन सा, ये क्या चीज़ है, ये क्या एसिड है, क्या ये बेस है, ये सॉल्ट है, ये है क्या। तो हम क्या करेंगे, हम इस H2SO4 को पानी के अंदर डाल देंगे। H2 के अंदर हमने इसे डाल दिया। ठीक है, H2SO4 को मैं बाकी सब रिलीज कर देता हूँ। ठीक है ना। ओके 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 ओके। तब हमने H2SO4 को कहाँ डाला, पानी के अंदर डाला। तो ये क्या करेगा, ये डिवाइड हो जाएगा H प्लस में, साथ में SO4 माइनस में, ये दो होंगे। जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं प्रोडक्ट में भी उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए। तो ये से यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, एक सल्फर है, चार ऑक्सीजन है, चार ऑक्सीजन है। तो प्रोडक्ट हमारा बैलेंस हो रहा है। ठीक है। ये साइंटिफिक, ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर बताया कि कैसे। अब हमने इसको पानी में डाला तो हमने देख लिया कि अच्छा हाँ यहाँ तो H प्लस निकल रही है, मतलब ये एसिड है। अब सपोज दूसरा कोई हम कंपाउंड लेते हैं, मैं थोड़ा सा खाली स्पेस में देता हूँ। हाँ, सपोज यहाँ पे ले लेते हैं NaOH। NaOH आपका बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब आप पानी में डालोगे तो ये कैसे टूट जाएगा, ये टूट जाएगा आपका Na प्लस में प्लस OH माइनस में। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने जब इसको पानी में डाला तो OH माइनस निकल गया। तो हमको पता चला कि अच्छा, जो पानी में डालने के बाद में OH माइनस निकालता है उसको हम बेस बोलते हैं। ये तो हमारी थ्योरी थी।
तो हमने कंपाउंड का कैसे पता लगाया? हमने जब इसको पानी में डाला तो इसने OH माइनस निकाला, तो हमने कंफर्म करा कि अच्छा ये तो बेस है, क्योंकि ये पानी में डालने पे OH माइनस निकल रहा है। तो जो साइंटिफिक थ्योरी है वो ये कहती है कि अगर आप किसी चीज़ को पानी में डाल रहे हो, वो H प्लस निकाल दे रहा है तो वो एसिड हो जाएगा, और वो OH माइनस निकाल दे रहा है तो वो आपका बेस हो जाएगा। ठीक है। अब ये तो साइंटिफिक तरीका है, इसके लिए तो आपको थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब वगैरह चाहिए होगी, बहुत सारी चीज़ें होगी। एक और क्या तरीका है? क्या कोई दूसरा तरीका भी है? हम कैसे पता लगाएं कि कोई सा कंपाउंड एसिड है या बेस है? हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास है लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन भी होता है और ये लिटमस का एक पेपर भी होता है। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मली पर्पल कलर का। कौन से कलर का होता है ये? पर्पल कलर का होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। अब लिटमस क्या करता है? लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। हैव यू नोटिस द यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ठीक है, लिटमस जो होता है ना, वो किसी भी एसिड एसिड को सब्सटेंस को वो आपको दिखा देता है पिंक में। जैसे आपके पास लिटमस की एक स्ट्रिप है, जब आपने उसके ऊपर कोई एसिडिक सब्सटेंस डाल दिया, HCl सपोज आपने डाल दिया, तो जो लिटमस है वो पर्पल से आपका थोड़ा सा पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपने कोई बेसिक कलर डाल दिया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका ब्लू में। लिटमस के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पर ये लिटमस वो चीज़ है, ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ऐसी चीज़ है इसमें आपको टेस्ट ट्यूब वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक स्ट्रिप है, आप उसी स्ट्रिप से पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो एसिडिक है, कौन सी चीज़ जो है वो बेसिक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। क्या लिटमस अकेला इंडिकेटर है? नहीं, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर हैं। कौन से होते हैं इंडिकेटर? इंडिकेटर होता है आपका मिथाइल ऑरेंज होता है ना? ठीक है, आपका होता है मिथाइल ऑरेंज, यहाँ पे लिख देता हूँ, मिथाइल ऑरेंज, ये आपका एक इंडिकेटर होता है। फिनॉल्फ्थेलिन, फिनॉल्फ्थेलिन बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। फिनॉल्फ्थेलिन हमेशा आपका एक टाइट्रेशन का जो टेस्ट होता है उसमें फिनॉल्फ्थेलिन यूज़ करते हैं। टाइट्रेशन में क्या होता है कि हमको पता करना होता है कि एसिड की कितनी क्वांटिटी है जो न्यूट्रलाइज कर देगी बेस को, क्योंकि एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनेंगे, तो कितने उस इस एक अमाउंट ऑफ बेस के लिए आपको कितना एसिड लगेगा उसको न्यूट्रलाइज करने में, उस प्रोसेस को हम टाइट्रेशन बोलते हैं। वो फिनॉल्फ्थेलिन के प्रेजेंस में हम करते हैं। वो एक्स्ट्रा आपका वो 11th 12th क्लास के सिलेबस में आता है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो अभी तो हमने देखा कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। ठीक है, अब वो रिएक्ट कैसे करते हैं? आपस में रिएक्ट करते हैं एसिड बेस, और वो मिलकर बनाते हैं सॉल्ट। हमने उनकी केमिकल डेफिनेशन देख ली है कि एसिड वो कंपाउंड होता है जो H प्लस सिक्रेट करता है, बेस वो कंपाउंड होता है जो OH माइनस सिक्रेट करता है। कब? जब हम उसको पानी में डाल देते हैं। ठीक है, ये बेसिक बेसिक हमने अभी यहाँ पे सीखा। हम एसिड और बेसिस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है हम उसको सीखेंगे। उस केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि एसिड और बेस मेटल के साथ में कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो अब हम ये जो डायग्राम है मैं आपको इससे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है कि एसिड और बेस मेटल के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं कि एसिड के एग्जांपल क्या होता है। HCl एक एसिड है, H2SO4 एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड एसिड है। ठीक है, बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा आपका NaOH। ये जो तीन एसिड है ये आपके बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक वीक एसिड भी होता है। ठीक है, जैसे ये H2CO3 H2C होता है, और COOH जो है ना, CH3COOH। एक मिनट में आपको थोड़ा दूसरा कंपाउंड दे देता हूँ, ये वाला तो थोड़ा सा रहने देता हूँ। ओके, CH3COOH, ये वीक एसिड है क्योंकि ये ऑर्गेनिक एसिड है, और ये जो सारे हैं ये इनऑर्गेनिक एसिड है। इनऑर्गेनिक एसिड हमेशा स्ट्रांग होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड हमेशा वीक होते हैं। ठीक है, अब इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ये एक स्टेटमेंट है कि इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रांग एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं।
वीक एसिड क्या होते हैं? एसिड स्ट्रॉन्ग और बेस स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे होता है, एसिड वीक कैसे होता है? तो वो जो हम देख रहे थे कि कैसे ये HCl जो है ये H प्लस और Cl माइनस में टूट रहा है, ठीक है। तो ये कितना ज़्यादा टूट रहा है, तो HCl जो है ये तो पूरा का पूरा ही टूट जाएगा। जैसे 100 ग्राम आपने HCl लिया सपोज, है ना, 100 ग्राम अगर आपने HCl लिया तो ये पूरा का पूरा 100 ग्राम ही टूट जाएगा। मगर अगर आप CH3COOH ले लोगे, मेथेनॉइक एसिड, ठीक है, तो ये पूरा नहीं टूटेगा। या अगर आपने सपोज 100 ग्राम लिया है तो ये 10 ग्राम ही टूटेगा, किसमें? CH3COO माइनस में और H प्लस में, ये 10 ग्राम ही टूटेगा। ये 90 ग्राम ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। तो ये कितना आयोनाइज, ये कितना टूट सकता है, इस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये इसकी स्ट्रेंथ क्या है एसिड की। इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? इसको टेक्निकली बोलते हैं आयोनाइज होना। आयोनाइज मतलब आयंस में कन्वर्ट हो जाना, मतलब टूट जाना, ठीक है। ये H प्लस जो है ये एक आयन है, Cl माइनस जो है ये भी एक आयन है। तो हम अब यहाँ पे ये देख रहे हैं, ठीक है, ओके। अब एसिड और बेस जो है वो कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ में, अभी हम थोड़ा सा उसके लिए एक एग्जांपल देख रहे हैं। इस एक्टिविटी है इसमें अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है, तब हम इस एक्टिविटी के थ्रू ही समझ लेते हैं कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, ये हमारे पास है ना एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाल दिया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। मैंने बोला था कि इनऑर्गेनिक एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड बहुत खतरनाक होता है, स्ट्रांग होता है। तो हमने इसको डाइल्यूट कर दिया है, थोड़ा सा इसमें हमने पानी डाल दिया है ताकि इसकी जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो हमने इसको डाइल्यूट करके डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या डाला, हमने इसके अंदर डाला जिंक, हमने डाल दिया उसमें, साथ में डाल दिया जिंक, H2SO4 और जिंक डाल दिया। तो अब क्या होगा, ये कैसे करेगा, इस सॉल्यूशन के अंदर H2SO4 है, ये जो लिक्विड देख रहे हो आप, साथ में हमने डाल दिया जिंक, जिंक के हमने छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन यहाँ पे ऐसी बन रही है, H2SO4 प्लस जिंक। जैसे ही जिंक और H2SO4, H2SO4 एसिड है, जिंक मेटल है, मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो वो क्या निकालते हैं, वो पहली फुर्सत में निकाल देते हैं आपका हाइड्रोजन गैस। इस एरो का मतलब है कि ये गैस है जो लिबरेट हो रही है। तो जैसे ही मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या निकालते हैं, निकालते हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक है। वो गैस हमको कैसे पता चले कि वो हाइड्रोजन गैस है? ये देख लेना, ये जो हमने कॉर्क लगा रखा है, मतलब ढक्कन लगा रखा है, ढक्कन में हमने थोड़ा सा यहाँ पे कर रखा है छेद, और छेद के अंदर डाल रखा है एक पाइप। तो जो भी गैस बनेगी वो इस पाइप के अंदर ऐसे यहाँ से ऊपर चली आएगी, है ना। इस पाइप के थ्रू वो यहाँ पे आएगी, ये डिलीवरी ट्यूब है ना। तो जो भी गैस बन रही है वो इस ट्यूब के थ्रू आ जाएगी। यहाँ पे हमने एक सोप सॉल्यूशन रख रखा है, वो उस सॉल्यूशन में आ जाएगी। सोप सॉल्यूशन क्यों रखा है? अब जैसे आपने देखा होगा कि जैसे सोप जो रहता है ना, उसके क्या रहता है, उसमें टेंशन बहुत रहता है। सोप का जो सॉल्यूशन रहता है उसमें टेंशन बहुत रहता है, तो वो क्या करता है, बबल फॉर्म कर लेता है। जैसे अपन झाग निकालते हैं तो झाग कैसे देखते हैं, उसमें बबल्स कितने सारे परसेंट रहते हैं। तो सोप सॉल्यूशन का बबल फॉर्मिंग कैपेसिटी रहती है सोप सॉल्यूशन की। अब इतना ध्यान रखो कि वो बबल्स फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही हाइड्रोजन उस सोप सॉल्यूशन के अंदर आ रही है, गैस आ गई है, सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन ने क्या करा, बबल बना दिया गैस के अंदर, है ना। गैस को ट्रैप करके उस सॉल्यूशन ने एक बबल बना दिया। जैसे ही वो बबल बना, बबल के अंदर क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन बहुत फ्लेमेबल गैस है, हाइड्रोजन कहीं भी होगी वो तुरंत जल जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन बहुत ही एक्सट्रीमली फ्लेमेबल गैस है। तो हमने क्या करा, हम कैंडल को पास में लेके आए। जैसे ही हम उस बबल के पास में अपनी कैंडल को लेके आए, बबल के अंदर क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। कैंडल जैसे पास में एकदम से पॉप साउंड हुआ और हाइड्रोजन जो है वो जली, हाइड्रोजन बर्न हुई, क्योंकि हाइड्रोजन तो बस फ्लेमेबल है, वो तो जरा सी आंच के पास में कांटेक्ट में आएगी तो बर्न हो जाएगी। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। जैसे ही सोप सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन जो कैच है वो हमने कैंडल से टच करी और उसमें उधर एकदम से पॉप की आवाज आई और हाइड्रोजन फ्लेम हो गई, ठीक है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती है कि वो ऐसे इस पॉप साउंड के साथ में बर्न होती है, ठीक है। तो हमेशा एमसीक्यू आता है, बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये एमसीक्यू आता है कि कौन सी गैस जो है पॉप साउंड के साथ बर्न होती है।
ठीक है। क्या CO2 पॉप साउंड के साथ बर्न होती है? जी नहीं, CO2 बर्न ही नहीं होती है। ठीक है, CO2 तो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होती है, CO2 तो आग को बुझाने का काम करती है। क्या नाइट्रोजन ये करती है? नहीं, नाइट्रोजन भी ये नहीं करती। क्या हीलियम ये करती है? नहीं, हीलियम भी ये नहीं करती, हीलियम भी नॉन रिएक्टिव है, हीलियम तो बिल्कुल फ्लेमेबल नहीं है। तो फिर कौन आखिरी ऑप्शन रहता है आपका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है इसका सही आंसर। हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ में बर्न करती है। तो इतना सब पूरी पिक्चर बताने का आपको सीन ये था कि हम ये बताना चाह रहे थे कि जब भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन। कैसे याद रखोगे इसको? पॉप साउंड से। मेटल प्लस एसिड इज पॉप। मेटल प्लस एसिड इज पॉपिंग। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ये हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ओके। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने जो है वो रिएक्शन लिख रखी है कि एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के साथ में क्या बनाता है? हाइड्रोजन तो एक पार्ट था। मैं फिर से यहाँ पे रिएक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, हमारे पास था मेटल दैट इज जिंक, साथ में था आपका एसिड, उसने बना दिया आपका हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस तो बन गई, साथ में क्या बनेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे तो जिंक भी था, सल्फेट भी था। ये सिर्फ हाइड्रोजन है जो अभी तक निकली है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इधर के कंपाउंड है वो प्रोडक्ट में भी उतने ही क्वांटिटी में होना चाहिए। सामान मास खत्म थोड़ी ना होता है, मास कहीं घूम थोड़ी ना हो जाता है, बस वो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक तरीके से दूसरे तरीके में वो कन्वर्ट हो जाएगा, पर वो प्रेजेंट तो होना चाहिए, किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये हाइड्रोजन के साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन के साथ में बनेगा सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा सॉल्ट? क्या नमक जो हम खाते हैं वो सॉल्ट? ये वही सॉल्ट की बात हो रही? हाँ, वैसे ही सॉल्ट, सॉल्ट वही है जो हम खाते हैं, वो NaCl है, वो भी एक किस्म का सॉल्ट ही है। यहाँ जो बनेगा वो भी एक किस्म का सॉल्ट ही बनेगा। ठीक है, तो सॉल्ट कौन सा बनेगा फिर इसमें? क्या बच गया देख लो रिएक्शन में? जिंक बचा ना, जिंक, और क्या बचा साथ में? सल्फेट बचा। तो ये जिंक सल्फेट करके कंपाउंड बनेगा। जिंक सल्फेट क्या है? ये सॉल्ट है। तो जब भी मेटल, एम फॉर मेटल, जब भी किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा हाइड्रोजन गैस, और वो बनाएगा साथ में आपका सॉल्ट। ठीक है, ये उसकी रिएक्शन है। जो क्वेश्चन यहाँ से उठता है वो डायरेक्ट नहीं से उठ के आता है कि एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं। वो ऑप्शन कुछ भी दे सकते हैं। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन बना दिया। OH माइनस सेक्रेट करते हैं, ये बता सकते हैं। H प्लस सेक्रेट करता है, ये भी बता सकते हैं। ठीक है, या फिर H2 पानी बनाता है, ये भी बता सकते हैं। ऑप्शन क्या लिखोगे आप? कि वो हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, ओके। अब हम आगे देख लेते हैं। ये तो हमने मेटल और एसिड की रिएक्शन देखी है। ठीक है, अब इसमें आगे जो रिएक्शन दे रखी है वो है मेटल और बेस की रिएक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस भी कंपाउंड में H प्लस आ रहा है वो है एसिड, और जहाँ पे OH आ रहा है, OH को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, जहाँ पे OH आ रहा है वो हो जाएगा बेस। ये हमेशा नहीं होता है क्योंकि जो ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ। ये सारे जो कंपाउंड है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो कंपाउंड जिनमें कार्बन आ जाता है वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। अभी हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में देख रहे हैं। क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड? कार्बन वाले कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। सिंपल, क्लियर, क्रिस्टल। कोई इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। आपसे कोई पूछे कौन से कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं? कार्बन के कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। सिंपल। ठीक है, क्या इसमें कार्बन है? नहीं। ये कौन सा कंपाउंड है? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में OH आ रहा है, आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए। अच्छा, OH बेस, इनऑर्गेनिक कंपाउंड OH मतलब बेस। ओके। ठीक है,
अब मैं ये सब एक बार क्लियर कर देता हूँ, है ना। ये तो हमने ऊपर वाली जो रिएक्शन देखी थी, ये आपकी मेटल के साथ में एसिड की रिएक्शन देख ली थी। नीचे जो रिएक्शन है वो बेस के साथ में है, तो बेस वाली रिएक्शन भी अपन देख लेते हैं। और मेरे पास इसका कंक्लूड करके भी पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है, जिसमें सिर्फ रिएक्शंस ही रिएक्शंस हैं, हम उसको भी देख लेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि हम एनसीईआरटी के एक-एक चीज़ें और टॉपिक्स और लाइन्स को कवर करते हुए चलें, इसलिए मैं आपको ये सब पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? तब हम आगे बढ़ते हैं। अगली क्या रिएक्शन है कि जो बेस के साथ में कैसे रिएक्ट करेगा। हमने मेटल को एसिड के साथ में रिएक्ट करवाया है। जिंक एक मेटल है जो हमने एसिड के साथ में रिएक्ट करवाया है। अब वही जिंक मेटल को बेस के साथ में रिएक्ट करवाना है, तो क्या होगा? वही होगा जो एसिड के साथ में होता है, कुछ कुछ अलग नहीं होगा। क्या करेगा? वही सॉल्ट बनाएगा। कौन सा सॉल्ट? Na2ZnO2। ये सॉल्ट है। ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सिंपल कंपाउंड नहीं है, मगर ये सॉल्ट ही है। लिबरेट क्या करेगा, आप उस पर ध्यान दो। बेस ये तो आप ये मत सोचो कि वो OH लिबरेट करेगा, ठीक है? नहीं, लिबरेट हाइड्रोजन गैस ही करेगा। ये इंपॉर्टेंट नोट है। जब भी मेटल किसी एसिड या किसी बेस से रिएक्ट करेगा, हमेशा हाइड्रोजन गैस ही वो लिबरेट करेगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जब हमने हाइड्रोजन कंपाउंड से निकाल दिया, बचा जो कुछ भी एक साथ लिखो। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये इसी का एग्जांपल मैं आपको थोड़ा-सा लिख के बताता हूँ, तो आपको थोड़ा-सा क्लियर हो जाएगा कि ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ना कहीं पे खाली स्पेस में। ओके, हमारे पास NaOH था और जिंक था, है ना? तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। क्या है हमारे पास में? NaOH। NaOH का क्या आपका बेस हो गया है ना? साथ में आपने डाल दिया जिंक। तो क्या बनाना है आपको? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होता है? 2 हाइड्रोजन होते हैं। NaOH में तो एक ही हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे ये 2 तो चाहिए होंगे। ठीक है? क्लियर? इतना समझ में आ गया? हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन है। मैंने बताया था कि जितना इधर होना चाहिए उतना उधर भी होना चाहिए। इस बार हमको इधर का नहीं पता है, हमको उधर का तो पता है कि ये तो 2 हाइड्रोजन तो होते ही हैं भाई, हाइड्रोजन गैस 2 ही होंगे वो तो। मतलब इधर पे 2 हाइड्रोजन चाहिए। मतलब NaOH में हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है? अब हाइड्रोजन गैस तो हो गई भैया लिबरेट, इसने कर लिया रिएक्शन। बचा क्या? क्या-क्या बच गया? सोडियम बच गया, ठीक है ना? ज़िंक बच गया, ठीक है? ज़िंक तो सिंगल ही था, ज़िंक तो सिंगल ही आ जाएगा, ठीक है? हाइड्रोजन दोनों निकल गए, तो क्या बच गया? ऑक्सीजन ही बच गया। कितना बच गया? सोडियम कितना बचा? 2, 2Na। ज़िंक कितना बचा? 1। ऑक्सीजन कितना बचा? 2। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है पूरे कंपाउंड में, तो सोडियम भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गई। तो ये Na2ZnO2 करके कंपाउंड बन गया। ये कैसे बना है? इसको बनाना ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, हमको समझ नहीं आएगा कैसे बनाना है। ये ऐसे बनाना है कि हाइड्रोजन को निकाल दो, आंख बंद करके हाइड्रोजन को निकाल दो, बची हुई रिएक्शन को इधर लाके फिट कर दो, बचा हुआ सारा कचरा जो भी है यहाँ पे आ जाएगा, वो बन गया। एज सिंपल एज दैट। कोई बिल्कुल इसमें आपका लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इतना आसान है। ठीक है, तो अब हमने ऊपर रिएक्शन देख लेते हैं कि वो कैसी थी। ये सोडियम NaOH था, है ना? ये जिंक से रिएक्ट किया, इसने बना दिया आपका सोडियम जिंकेट, जो सॉल्यूशन का नाम सोडियम जिंकेट है, Na2ZnO2 और ये हाइड्रोजन गैस, वही जो हमने किया। हमने तो अभी तक सिर्फ मेटल के बारे में रिएक्शन देखी है कि मेटल एसिड के साथ में कैसे रिएक्ट करता है, मेटल बेस के साथ में कैसे रिएक्ट करता है। अब मेटल नहीं, अब मेटल के कंपाउंड्स कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब मेटल के कंपाउंड्स क्या होते हैं? मेटल के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। मेटल का सल्फेट होता है जो ZnSO4 है, जिंक सल्फेट। मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं, तो कौन से कार्बोनेट्स? MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है? AlCO3 एल्यूमिनियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया। ये सब मेटल के कार्बोनेट कंपाउंड्स हो गए। तो अब ये कैसे रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ में, वो भी देख लेते हैं भाई। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है रिएक्शन। ठीक है, अभी आपके पास में ये रिएक्शन है, रिएक्शन पढ़ो पहले तो। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन पढ़ लेते हैं। Na2CO3 क्या है? Na2CO3 सोडियम मेटल,
CO3 कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट है, ठीक है। किससे रिएक्ट करवा रहे हैं? HCl। HCl क्या है? H है। क्या कार्बन है? नहीं। हाइड्रोजन है और कार्बन नहीं है, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन नहीं है मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाइड्रोजन है, एसिड निकालेगा, एसिड है। क्लियर? तो ये आपका हो गया 2HCl। HCl एसिड हो गया। Na2CO3 सोडियम का कार्बोनेट हो गया, ठीक है। अभी आगे क्या बनाएंगे? ये है आपका कंक्लूजन, ठीक है। तो अब ये मैं आपको बताता हूँ कि जब भी मेटल जो कार्बोनेट है वो एसिड से रिएक्ट करता है, ठीक है। हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ, अभी भी जगह है क्या? हम्म, क्या मैं पे नया टैब इंसर्ट कर सकते हैं? ओके, आई डोंट थिंक सो। इसी रिएक्शन में देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट हो गया हमारे पास में, है ना, मेटल का कार्बोनेट। जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा, मैं आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पे। सोडियम Na2CO3, ये टू क्यों हुआ, ये CO3 क्यों है? ये जो चीज़ें है ना, ये थोड़ा सा आपके लेवल से बाहर की चीज़ है। जब 11th ट्वेल्थ में, अब जब आप वैलेंसी के बारे में सीखोगे कि कौन सा कंपाउंड कितने बॉन्ड बना सकता है, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये तो दो बॉन्ड बना सकता है। CO3 जो है उसके यहाँ पे टू माइनस रहते हैं, तो वो दो प्लस के कंपाउंड को, दो प्लस के आयंस को अपने साथ ऐड कर सकता है। और Na में एक प्लस रहता है, तो दो Na मिलके Na2CO3। तो CO3 की वैलेंसी यहाँ पे जो है वो -2 है और Na+1 है। तो दो +1 और एक -2, +1 -1 न्यूट्रल। ओके, ऐसे ये बॉन्ड्स बनाते हैं, इसलिए Na2CO3 बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये हर कंपाउंड्स के अलग अलग बॉन्ड बनाते हैं, और वो आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में अपने पढ़ोगे, ठीक है। वो आपके लेवल का नहीं है। बस आप अभी इतना याद करो कि CO3 जो होता है वो कार्बोनेट होता है और सोडियम मेटल है। अब मेटल कार्बोनेट है, ठीक है। मेटल कार्बोनेट किससे रिएक्ट कर रहे हैं? HCl से रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड से रिएक्ट करवा रहे हैं। हम एसिड और बेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेटल मेन कैरेक्टर नहीं है, मेन कैरेक्टर एसिड और बेस ही है। हम मेटल की रिएक्शन एसिड और बेस से करवाई, तो हमने क्या देखा? हाइड्रोजन निकली। अब हम फिर मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड और बेस से, एसिड और बेस चेंज नहीं हो रहा है, मेटल चेंज हो रहा है। पूरे चैप्टर में चेंज जो होगा वो मेटल चेंज होता रहेगा, रिएक्शन तो एसिड और बेस की ही देखते रहेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मेटल का फॉर्म चेंज कर दिया, मेटल की जगह मेटल कार्बोनेट आ गया, है ना। वो रिएक्ट कर रहा है आपका HCl से। अब उसने रिएक्ट करा HCl से, तो उसने क्या बना दिया? एक तो आपका बनाया सॉल्ट, जो कि बनना ही बनना है। एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट तो बनेगा। साथ में क्या बना है वो इम्पोर्टेंट है। साथ में बनाएगा वो आपका H2O प्लस CO2। अब ये कैसे याद रहेगा? ठीक है, ये ऐसे याद रहेगा कि जब भी CO3 आया तो कार्बन एक, ऑक्सीजन तीन, बहुत सारे ऑक्सीजन है तो बहुत सारे ऑक्सीजन तो उसको निकालना है। कैसे निकालेंगे? गैस बना के निकाल दो। कौन सी गैस? CO2 बना के निकाल दो। CO3 CO2, CO3 CO2, कार्बोनेट CO2, दैट्स इट। तो जब भी मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? CO2 बनेगा। जब भी मेटल CO3 एसिड से रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? CO2 बनेगा। CO2 बन गया। साथ में क्या? पानी। अब क्या हम बड़ी-बड़ी बात करने लग गए ना, कार्बोनेट बड़ा कंपाउंड है, तो क्या है कि बहुत गर्म हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, तो पानी तो निकालना पड़ेगा ना, उसको ठंडा तो करना पड़ेगा। अब सिर्फ मेटल की बात थोड़ी ना हो रही है, जब तक सिर्फ मेटल था तब तक हम हाइड्रोजन छोटी सी गैस से काम चला रहे थे। मेटल कार्बोनेट हो गया, अब बड़ा कंपाउंड आ गया है, तो उसको बड़ी बड़ी चीजें निकालना पड़ेगी। क्या निकालेगा बड़ी चीज में निकाल देगा पानी। तो उसने निकाल दिया आपका H2O, ठीक है। बचाओ इकट्ठा कर दो। केमिकल रिएक्शन में मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कुछ नहीं करना है, कचरा इकट्ठा करना है, ठीक है। अब कचरा इकट्ठा करना है तो कैसे होगा? सबसे पहले आपने निकाला CO2,
और H2O, ठीक है। ऑक्सीजन 2, CO2 में तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने थे, 3 थे, चलो 2 गायब हो गई। तो CO2 में से तो अभी खाली एक ऑक्सीजन बची है, वो हमने निकाल दी पानी के फॉर्म में, H2O के फॉर्म में। तो ऑक्सीजन का तो खेल खत्म हो गया, ऑक्सीजन और कार्बन को हमको बैलेंस करना ही नहीं है। तो हमने देखा कि पानी में तो 2 हाइड्रोजन है और HCl में तो एक ही हाइड्रोजन है। तो मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी हो गई, 2 हो गई, ताकि इधर भी H2O निकल सके कंफर्टेबली, ठीक है। तो अब क्या, हाइड्रोजन बैलेंस हो गई, हो गई। कार्बन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। क्या बचा, एन बचा, Cl बचा। कितने, 2 एन। कितने Cl, 2 Cl, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा था, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 2NaCl। बैलेंस हो गई रिएक्शन, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब चेक कर लो भैया, जितने इधर कंपाउंड है उतने ही उधर भी कंपाउंड है। ये रही यहाँ पे आपकी रिएक्शन, Na2CO3 2HCl, यहाँ से बना NaCl H2O CO2। और टेक होम मैसेज क्या है कि CO2 रिलीज होती है मेटल कार्बोनेट में और पानी बनता है। सॉल्ट तो बन ही जाएगा, इसको आप सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। सॉल्ट बनेगा, पानी बनेगा, CO2 गैस बनेगी। ये है इसका कंक्लूजन, कि जब भी मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये सब चीज़ें बनाएगा। अब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करा, एक मेटल बाइकार्बोनेट भी होता है। बाइकार्बोनेट क्या होता है, हमको वो भी जानना है कि बाइकार्बोनेट क्या होता है। अभी तो हमने सिर्फ कार्बोनेट देखा है, हम बाइकार्बोनेट को देख लेते हैं। ओके, कौन से कंपाउंड को बोलेंगे बाइकार्बोनेट, पहले तो आप ये जानो। बाय बाय, बाइकार्बोनेट मतलब क्या, बाय, बाय का क्या मतलब है, कोई सी चीज़ जाती है, अपन कब बाय बोलते हैं, जब कोई सी चीज़ जा रही होती है। क्या चलेगा कार्बोनेट में से, जब हम उसको बाय कार्बोनेट बोल रहे हैं, बाय कार्बोनेट में से एक मेटल का पीस चले गया, हम उसको बाय कार्बोनेट बोल रहे हैं। अच्छा, किसे चले गया मेटल का पीस, तो यहाँ से देखो, Na2CO3 था, मेटल था। अब एक मेटल चला गया, एक मेटल गया, तो हमने उस मेटल को क्या बोला, बाय। तो बाय की जगह पे क्या हो गया, हाई। बाय बोला, हाई हो गया। तो जब Na2CO3 था, एक Na को हमने यहाँ से करा माइनस, एक हाइड्रोजन को यहाँ से करा प्लस, तो इस NaHCO3 वाले कंपाउंड को हमने क्या बोला, बाइकार्बोनेट। ओके, बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कैसे होती है, वैसे ही होती है जैसे पहले हो रही थी, बाइकार्बोनेट प्लस HCl, आग बंद करके लिखना है, H2O प्लस CO2, ये तो निकलना ही निकलना है, तय है। बैलेंस करो, ऑक्सीजन 3 है, 1 2 3, ऑक्सीजन हो गई बैलेंस, हो गई। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन हो गया बैलेंस, हो गया। हाइड्रोजन 2 है, इस पर तो हाइड्रोजन भी 2 निकले भैया, एक ये बाय और बाय बाय का हाई भी हो गया एक, और एक HCl हो गया, तो ये H2O भी हो गया। अच्छा, तब क्या बचा, कार्बन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, NaCl बचा, नॉर्मल NaCl। तो ये आपका सॉल्ट बन गया। तो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कैसे हुई, वैसे हुई जैसे कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन है, बस इसको बैलेंस करने में माथापड़ी नहीं हुई, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहीं पे हमने ऐड कर दिया था, तो हमको HCl में दूसरा हाइड्रोजन नहीं करना पड़ा, इतना सा हो गया, ठीक है। अब ये CO2 गैस निकल रही है, जैसे हाइड्रोजन गैस कैसे टेस्ट करी थी, वो पॉप करके आवाज निकालती थी जब उसको जलाओ तो। CO2 गैस क्या करती है, CO2 जो गैस है वो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। लाइम वाटर को मिल्की बना देती है से क्या मतलब है, वो सफेद सफेद दिखने लग जाता है। जब सफेद सफेद कैसे दिखेगा, जब उसके अंदर से प्रेसिपिटेट फॉर्म होने लग जाएंगे, तो वो सफेद सफेद दिखने लग जाएगा। अच्छा ठीक है, अब बताओ भाई लाइम वाटर होता क्या है पहले तो, और ये प्रेसिपिटेट का ही क्यों बन रहे हैं। तो अब लाइम वाटर क्या होता है, जब CO2 आया लाइम वाटर में, लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एसिड है, बेस है, गेस करके बताओ फटाफट से। कार्बन है, नहीं, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड OH के साथ में आ रहा है, OH निकले, बेस, क्लियर। CO2 CaOH, OH वोल्टाइज यहाँ पे आएगा, वोल्टाइज, ठीक है। ये लाइम वाटर है। जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ में रिएक्ट करती है, तो ये कार्बोनेट बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट।
CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं और ये आपको मिल्की दिखता है। तो उसको बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, क्योंकि वो लाइम वाटर से रिएक्ट करती है और वो कार्बोनेट अपना बना लेती है। ये जो चीज़ है इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, ये पूरा रटने की चीज़ है कि लाइम वाटर के साथ में CO2 जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट के, और वो मिल्की होता है। अरे यार, ठीक है, मगर अगर ज़्यादा ही पास करा दी अपने CO2 बहुत सारी है, तो क्या होगा? अब जो है, अब यहाँ से देखो, है ना, CO2 बहुत पास कराए जा रहे हैं। तो पहले जब CO2 पास करे थे तो ये और ये तो बन गया था, मतलब ये और ये तो अपने पास में प्रेजेंट है। इसमें CO2 भी यहाँ पे ऐड हो गई, यहाँ पे प्लस का साइन अगर आप समझ लो, ठीक है। CO2 और ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में मिल गई, तो क्या बनाएगी? तो वो जो बनाएगी वो बनाएगी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बाई, हाइड्रोजन आ गया तो हाई हो गया, मतलब बाई हो गया, ठीक है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगी। इसकी क्या प्रॉपर्टी है? हमने ऊपर देखा था कि जो CaCO3 था ये तो ऐसे प्रेसिपिटेट बना रहा था, है ना, तो मिल्की दिख रहा था। ये जो है ये पानी में सोल्यूबल है, सोल्यूबल है तो क्या होगा? ये सोल्यूबल है, ये सोल्यूबल है, तो ये पहले तो जो PPT1 बने हुए थे ये तो ऐसे पूरे पानी में डिजोल्व हो जाएंगे, तो कुछ मिल्की दिखेगा ही नहीं, तो सॉल्यूशन फिर से क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन फिर से हो जाएगा क्लियर। ओके, तो अब इसको ऐसे देखते हैं कि पहले कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जब CO2 हम लाइम वाटर में डालते हैं तो वो मिल्की हो जाता है, लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन जब उनमें ज़्यादा CO2 डालते ही जाते हैं, डालते ही जाते हैं, डालते ही जाते हैं, तो फिर वो एक कंपाउंड बनाता है इसी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में, CaHCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। वो बाइकार्बोनेट पानी में घुलने वाला रहता है। CO3 तो प्रेसिपिटेट बना रहा था, वो कार्बन, वो जो कंपाउंड है बाइकार्बोनेट वाला, वो तो घुल जाएगा पानी में, तो प्रेसिपिटेट बनी नहीं, घुल गया, सॉल्यूशन क्या हो गया? क्लियर। तो पहले क्लियर सॉल्यूशन था, वो मिल्की हुआ, वो वापस क्लियर हो गया। या हम ऐसे CO2 को हम टेस्ट करते हैं लाइम वाटर में, ठीक है। अब इसकी जो की रिएक्शन है वो ये है। हमने मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन देखी, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन देखी, है ना। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट। हमने उसकी रिएक्शन देखी, किसके साथ में देखी? हमने एसिड के साथ में देखी। हमने क्या करा था, जैसे ही हमने एसिड डाला, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, हमने क्या बोला कि भैया पहले निकाल दो CO2 और पानी। निकल गया CO2 और पानी निकल गया, फिर क्या बन गया? जो बन गया वो सॉल्ट है, वो कोई सा भी सॉल्ट बन सकता है, उसको हम बैलेंस करके बना लेंगे, ठीक है। ये इसकी की रिएक्शन है। ये मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं? हमने मेटल का रिएक्शन एसिड बेस के साथ में देख लिया तो क्या निकली थी? हाइड्रोजन। मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का रिएक्शन देखा तो क्या निकली थी? CO2 निकली थी, पानी निकला था, ठीक है। बड़े बड़े चाहिए तो ठंडा भी करना पड़ता है, बड़ा बड़ा सामान निकलना पड़ता है, ठीक है। पर वे एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं? हमने क्या देख लिया है कि एसिड जो है ना, वो बनाता है आपका H+ सीक्रेट कर देता है, बेस जो है वो आपको OH- सीक्रेट कर देता है, ठीक है। अब इसको सेपरेटली देखो, सपोज ये आपका आपका HCl है ना। HCl ने क्या बना है? आपका बना है H+ प्लस Cl-, एसिड टूट गया, आपका NaOH है ना। NaOH ने क्या बना दिया? Na प्लस प्लस OH माइनस। अब हम क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि दोनों आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे, तो क्या करना है? दोनों को ऐड कर दो, HCl प्लस NaOH। ओके, क्या बना? ये हाइड्रोजन इस OH माइनस के साथ में जाएगी, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है,
क्या बना दिया, HOH। अब HOH ऐसा लिखा जा रहा है, HOH। HOH को रीशफल करके लिखा हो तो क्या लिख दोगे, H2। मतलब क्या बन गया, पानी। तो ये दूसरा कंपाउंड जो हमने बना दिया वो तो बना दिया हमने पानी। अब हम एक और इधर भी ऐड कर देंगे, ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है, तो ये दोनों मिल जाएंगे। ये मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे NaCl। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं वो बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। बहुत बहुत बेसिक रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एकदम की रिएक्शन है। कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको सेपरेट करके इंडिविजुअली बता दिया कि ये हो क्या रहा है अंदर, है ना। और उसकी जो की रिएक्शन है वो हम यहाँ पे अभी देख ही लेंगे। क्या इसकी की रिएक्शन, इसकी की रिएक्शन है कि बेस और एसिड, एसिड बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, हम एक बार रिकैप ले लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है ना। हमने सबसे पहले देख लिया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। एसिड वो केमिकली जो H प्लस को सिक्रेट करें, बेस वो जो OH माइनस को सिक्रेट करें। ठीक है, सॉल्ट क्या होता है, इस एसिड और बेस से जो मिलके बनता है वो सॉल्ट होता है। कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया, है ना। हमने देखा कि इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर वो होता है जो दिखाता है कि कोई सी चीज एसिड है कि कोई सी चीज बेस है। बिना उसके लिए हमको ज़्यादा टेस्ट ट्यूब वगैरह की जरूरत पड़ती नहीं है। तो वो है लेटमस पेपर। और कौन से कंपाउंड है जिसमें टेस्ट ट्यूब की जरूरत पड़ती है, वो है आपका फिनोल्फथैलीन। उसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है, टाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद में हमने देख लिया कि एसिड और बेस का मेटल के साथ में कैसे रिएक्शन होती है, कैसे होती है। जिंक और HCl के साथ में क्या रिएक्शन होगी, फटाफट से गेस करो। जिंक और HCl के साथ में कैसी रिएक्शन होगी, जिंक बनाएगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, पॉप साउंड। मेटल प्लस एसिड, पॉप साउंड। मेटल प्लस बेस, अगेन पॉप साउंड। ठीक है, तो जब भी मेटल रिएक्ट करेगा आपकी एसिड के साथ में या बेस के साथ में, वो आपको रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। ये हमने देख ली थी, है ना। एसिड प्लस मेटल बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और एसिड प्लस बेस ये बनाता है आपका हाइड्रोजन गैस। जो कंपाउंड बनता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। ठीक है, पर वो भी आप बना सकते हो, हाइड्रोजन निकाल दो, आप इक्वेशन बैलेंस करोगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी आप बना लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखी मेटल कार्बोनेट्स की रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन। मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन में क्या होगा, कार्बोनेट बड़ा कंपाउंड क्या आएगा, CO3। क्या निकाल दिया, CO2 निकाल दिया। ठीक है, अब बहुत बड़ा है तो बहुत गर्म भी रहता है, फिर क्या निकाल दिया, पानी भी निकाल दिया। तो CO2 भी निकाल दिया, H2 भी निकाल दिया। बचा क्या, सॉल्ट। जो रिएक्शन में है उसको मिला जुला के सॉल्ट बना दो। सिंपल है, बैलेंस करना है, कुछ नहीं करना है। मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन, बाइकार्बोनेट की रिएक्शन, बाइकार्बोनेट को ही हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। बाय हाई, सिंपल है। ठीक है, बाइकार्बोनेट में क्या होगा, ये NaHCO3। ठीक है, इस NaCO3 इस HCl के साथ में रिएक्ट करा, एसिड के साथ में रिएक्ट करा, तो इसने क्या बना दिया, अगेन सॉल्ट, अगेन CO2, अगेन H2, सेम रिएक्शन, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बस आपको बैलेंस करते टाइम जब एसिड, जब कार्बोनेट रिएक्ट करता है तो यहाँ पे आपको दो टू ऐड करना पड़ता है, और जब बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन बैलेंस रहती है, इसलिए आपको एसिड में टू का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा इसी कोई रिएक्शन है जिसमें आपको यहाँ पर टू का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े, ऐसा कोई सॉल्ट है ना। एक रिएक्शन अपन अभी तुरंत बना देते हैं ना, पहले अपन उसको मिटा देते हैं, उसके बाद में अपन एक और रिएक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो थोड़ा सा आपको ये जो बैलेंस करने वाली चीज़ है वो भी थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, कैसे हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, कब करना पड़ता है और कब नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ओके। क्या है कंपाउंड, कंपाउंड है Na2CO3। सॉल्ट चाहिए जिसमें दो हाइड्रोजन होता है कि बैलेंस ना करना पड़े। कौन सा सॉल्ट हो गया, H2SO4, सॉल्ट नहीं सॉरी एसिड। ठीक है, क्या करना है, CO2 निकाल दो, H2 निकाल दो,
Na2SO4, ये बनेगा सॉल्ट। अब एक बार बैलेंस देख लो एक बार। कार्बन कितना, एक कार्बन निकल गया। CO3 का 2 ऑक्सीजन निकल गया, एक ऑक्सीजन यहाँ से बचा। ठीक है, और यहाँ पे कितने, 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब उसको अपन देखेंगे तो अपने पास ऑक्सीजन कितना हो गया, एक यहाँ से 4, 5 ऑक्सीजन है। 5 ऑक्सीजन इधर लेफ्ट साइड में बचे हुए। ठीक है, यहाँ से तो एक ऑक्सीजन हमने निकाल दिया, मतलब यहाँ पे कितने बचे, 4 ऑक्सीजन ही बचे। और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने थे, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने, 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चेक, कार्बन चेक, ऑक्सीजन चेक। कुछ बैलेंस करना है, नहीं करना है। क्या बचा, सोडियम बचा 2, सल्फेट बचा। क्या बना देंगे अपन, बना देंगे अपन Na2SO4, सोडियम सल्फेट। क्या आपको यहाँ पे एसिड में 2 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। तो रिएक्शन को बैलेंस ऐसे करते हैं। अब इधर देखो, अब प्रोडक्ट देखो और रिएक्टेंट्स देखो, और उनमें एटम्स के जो नंबर है वो देख लो कि कितने कितने हैं। हमने देख लिया कि अब कार्बोनेट में जो है वो निकल जाता है आपका CO2। और जब हम H2 निकाल रहे थे हाइड्रोजन गैस, तो वो तो निकल रही थी पॉप साउंड के साथ में। अब जो CO2 है, वो कैसे निकल रही है, वो कैसे चेक करते हैं, वो चेक करेंगे हम लाइम वाटर से। CO2 लाइम वाटर को बना देगी मिल्की। क्यों बना देगी मिल्की, क्योंकि वो बना देगी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जो पानी में घुलता नहीं है। तो हमको ऐसे मिल्की मिल्की से सफ़ेद सफ़ेद दूधिया रंग का अलग से दिखने लग जाएगा। फिर क्या होगा, जब हम बहुत सारी CO2 उसमें डालते ही जाएंगे, तो ये जो कंपाउंड है CO3, ये फिर एक नया कंपाउंड बना देगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 होल्टोइज। और वो जो बाइकार्बोनेट कंपाउंड है वो पानी में सोल्यूशन है, तो पानी में वो घुल जाएगा और सोल्यूशन फिर से हो जाएगा आपका क्लियर। हमने लास्ट टेक्स्ट जो देखी थी वो थी कि एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट, और साथ में ये निकाल देते हैं पानी। ठीक, तो अब आज के लिए इतना ही। अब हम जो आगे की जो रिएक्शंस हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में एसिड कैसे रिएक्ट करता है, ये हम सब अगली क्लासेस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।